मित्रों, मेरा उपन्यास उस दौर से इस दौर तक शुद्ध रूप से एक स्वस्थ सामाजिक उपन्यास है। यद्यपि इसका आरंभ कुछ इस तरह हुआ है कि पाठक ने इसे आज़ादी की लड़ाई की कहानी के रूप में लिया, पर घटनाक्रम तेजी से बदलता है और हम एक परिवार के माध्यम से एक बृहत सामाजिक वितान में कदम रखते हैं। जो घिनौनी समस्याएं एक घर में दैत्याकार रूप लेती हैं, वे हमारे पूरे समाज की समस्याएं हैं। परिवार के सदस्य उच्छृंखल सेक्स, मौज मस्ती, इतर संबंधों और अनुशासनहीनताओं को ही जीवन का मूल लक्ष्य मानकर चलते हैं, जिससे परिवार बिखरता जाता है। लेकिन एक आदर्शवादी निष्ठावान व्यक्ति न केवल परिवार की बेहतरी के लिए संघर्ष करता है, अपितु समाज को रास्ते पर लाने का भी अभिनव प्रयास करता है। उपन्यास के 13वें अध्याय प्रेम जंजाल में आधुनिक भारतीय समाज के लंपट लोगों पर तसल्ली बख्श छींटाकशी की गई है। इस अध्याय का वाचन सुनिए। उपन्यास के इस 13वें अध्याय का शीर्षक है प्रेम जंजाल। ऑफिस में धीरेंद्र के चेहरे पर चैन और सुकून का फाख्ता विराजमान था। वह घर में यह ऐलान कर आया था कि उसका किसी सुकन्या नामक लड़की से पहले से अफेयर रहा है, और इस बात पर घर में किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की थी। जब वह बारिश में भीगते हुए कोई 11:30 बजे अपने ऑफिस के चैम्बर में दाखिल हुआ तो गेट पर खड़े मैसेंजर वीरपाल सिरोहा ने कहा कि सुकन्या मैम को तत्काल आने को कहो। तब जैसे ही सुकन्या उसके चैम्बर में घुसी, उसने फटाक से दरवाजा बंद करते हुए उसे जोरों से अपने आलिंगन में आबद्ध कर लिया। सुकन्या ने देखा कि अभी अभी वह ऑफिस आया है और अभी उसके भीतर रोमांस का वहशी बाज अपने पंख फड़फड़ा रहा है। सुकन्या ने उसे चीखते हुए कहा, धीरू, आज तुम बेहद तबाहकुन रोमांटिक मूड में लग रहे हो। फिर वह भी उसे बेतहाशा चूमने लगी। हालांकि वह कहना चाह रही थी कि यह प्यार व्यार का जरूरी काम लंच के दौरान फुर्सत में किया जाए, तभी पूरा मजा आएगा, क्योंकि कोई भी इस ऑफिस आवर में चैम्बर में दाखिल हो सकता है, जो इस ऑफिस के लिए एक नागवार घटना हो सकती है। लेकिन धीरेंद्र उसे आलिंगन से आजाद करते हुए बोल पड़ा, नो नो सुकन्या, आई डोंट केयर फॉर एनी बॉडी फॉर एनीथिंग। अगर तुम गेट पर मुझे मिली होती तो मैं वहीं तुम्हें सबके सामने अपनी बाहों में जकड़ लेता। सुकन्या ने अपने कपड़े और बाल सहेजते हुए कहा, आखिर आज कोई खास बात है क्या? तब धीरेंद्र ने उसे दोबारा आलिंगन में लेते हुए कहा, हाँ हाँ, खास बात यह है कि अब मैं पूरी दुनिया में ऐलान कर सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये कोई नाजायज हरकत भी नहीं है। तो क्या तुम अपनी वाइफ को तलाक देकर मुझसे शादी करना चाहते हो? सुकन्या तनिक चिंतित सी दिखी। नहीं, ऐसी बात तो कतई नहीं है। सविता को तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑफिस में मेरी एक गर्लफ्रेंड है और उसको इस बात से कोई एतराज भी नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए राहत की सांस ली। वंडरफुल, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई लीगल वाइफ यह कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? उसके माथे पर शिकन उभर आई। वह ऐसे कि मैंने भी उसे उसके बचपन के बॉयफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने की खुली छूट दे रखी है। वह उधर सेटिस्फाइड होता है और इधर मैं। वह मुस्कुराया, पर तुम अपनी वाइफ को कभी डाइवोर्स मत देना, वरना मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। उसके हाव भाव में दृढ़ता भरी हुई थी। धीरेंद्र ने आश्चर्य से मुंह खोल दिया, तुम तो बड़ी अजीब औरत हो। अगर मैं कहूं कि मैं अपनी सविता को तलाक देना चाहता हूं तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना? वह गंभीर हो गया। हाँ, खुश तो होना चाहिए,
पर सच कहूँ, शादी का कड़वा फल एक बार चखने के बाद मुझे इससे सख्त नफरत हो गई है। दरअसल शादी के लफड़े में तो वे पड़ते हैं जिन्हें गुलामी पसंद होती है। मैं तो मस्त लड़की हूँ जो एक सोन तितली की भांति अलग अलग फूलों का रस चूसना चाहती है और दुनिया भर के भौरों के गुनगुन में खोए रहना चाहती है, समझे? पहले वह फुसफुसाई, फिर गूंजती सी आवाज में बोली। उसकी बात सुनकर धीरेन्द्र के चेहरे पर मायूसी और चिंता तैरने लगी। वह फुसफुसा उठा, लेकिन अगर कभी मुझको इसकी जरूरत पड़ी तो? वह हंस पड़ी। क्या कभी तुम्हारी वाइफ का बॉयफ्रेंड उसे भगाकर उससे शादी करके अपना हमसफर बना सकता है? बहुत मुमकिन है, क्योंकि वह अश्वनी से मुझसे 100 गुना ज्यादा प्यार करती है और पल भर को उससे जुदा होने के ख्याल से पागल हो उठती है। वह ऐसे बोला जैसे कि वह ऐसा कहने के लिए पहले से तैयार रहा हो। क्या तुम भी मुझसे जुदा होते ही पागल हो जाओगे? सुकन्या ने अपनी नजरें उस पर गड़ा दी। पागल तो पहले होऊंगा, बाद में सुसाइड कर लूंगा, उसने भोलेपन से कहा। लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं कर सकती। हाँ, तुम पागल होने और सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाओ, उसने आंख मारते हुए शरारती अंदाज में कहा। क्यों? क्या तुम मुझसे बेइंतहा प्यार नहीं करती? उसने उसकी बात को गंभीरता से लिया। प्यार करती हूं, पर मुनासिब लेवल तक, इतना नहीं कि तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि अगर मुझे तुमसे अच्छा स्मार्ट बॉयफ्रेंड मिला तो मैं तुम्हें एक पल भी नहीं झेल पाऊंगी। हाँ, नए बॉयफ्रेंड की बाहों में समा जाऊंगी। पर यह तो मेरे साथ सरासर नाइंसाफी है। मेरे प्यार का ऐसा इम्तिहान कभी मत लेना, वरना मैं क्या कर जाऊंगा नहीं बता सकता। सुकन्या ठठाकर हंस पड़ी। अरे धीरू, तुम तो बुद्धू के बुद्धू रह गए। मेरा मजाक सुनकर सचमुच बेहद संजीदा हो गए। मेरी लफ्फाजी पर तुमने तो यकीन कर लिया। ओह, तुम तो मजाक की भाषा भी नहीं समझ पाते। मैं तो बस तुम्हारा दिल टटोलना चाह रही थी। दरअसल मेरे जीने का सहारा तो तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो। तुमने ही मुझे जीने का एक बढ़िया बहाना दिया है। शशांक की बेवफाई के बाद तो तुमने तो मुझे इस कदर डरा दिया था कि मेरा दिल ही डूबने लगा था। वाकई मेरा तो हार्ट ही सिंक कर रहा था। उसकी आवाज में सीलन सी आ गई। अरे मैं ऐसा कैसे होने देती? तुम पहले ही बता देते कि तुम्हारा हार्ट सिंक कर रहा है तो मैं अपना नरम नरम जादुई हाथ तुम्हारे सीने पर रख देती और तुम्हारा दिल फिर से चालू हो जाता, धक 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 धक। तब धीरेन्द्र ने उसका माथा चूमा और अपने चेयर पर जा बैठा, जबकि सुकन्या उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई, उस पर एकटक निगाहें जमाए हुए। धीरेन्द्र उसे देखते हुए अतीत के अरण्य में विचरने लगा। यही कोई 11 वर्ष पहले धीरेन्द्र इस सरकारी महकमे में असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर आया था। तब सुकन्या मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि जडेजा की प्राइवेट सेक्रेटरी थी। धीरेन्द्र के आने के लगभग 2 महीने बाद ऋषि जडेजा कंपनी के किसी फॉरेन प्रोजेक्ट के सिलसिले में 3 साल के लिए ऑस्ट्रिया चला गया। ऐसे में धीरेन्द्र कार्यवाहक डायरेक्टर की हैसियत से काम करने लगा और फिर सुकन्या उसके संपर्क में आई। उसे यह जानकर ताज्जुब हुआ कि सुकन्या उसे तब से जानती है जब वह रुड़की यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा था और अंतिम सेमेस्टर में उसने जूनियर के साथ साथ सुकन्या की भी रैगिंग की थी। उस रैगिंग की घटना में सबसे ज्यादा शारीरिक क्षति सुकन्या को ही हुई थी। सुकन्या ने उसके खिलाफ वाइस चांसलर के पास शिकायत भी दर्ज कराई थी। मामला पुलिस केस में तब्दील होने वाला था कि वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी को बदनामी से बचाने के लिए सुकन्या को उचित मुआवजा देते हुए अपने एक संबद्ध कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया था, जबकि धीरेन्द्र को सख्त चेतावनी देते हुए उस साल की प्लेसमेंट कंपनियों के समक्ष प्रेजेंटेशन से डिबार कर दिया था। बाद में धीरेन्द्र इस कंपनी में आने के बाद जब कभी सुकन्या को देखता तो ख्यालों में खो जाता था कि इस लड़की को कहाँ और कब देखा है। कोई हफ्ते 10 दिन बाद एक दिन कैंटीन में लंच करते समय सुकन्या ठीक सामने उसकी टेबल पर नजर आई। तब उसने धीरेन्द्र का मौन तोड़ा
हाउ आर यू मिस्टर धीरेन्द्र? तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। मैं सुकन्या माथुर हूं, पहचाना नहीं? उस वक्त धीरेन्द्र अपना सिर खुजलाने लगा। नो नो, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। यह तो मुझे पता है कि तुम बॉस जडेजा के पीएस हो, पर तुम्हारा यह कहना कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना अजीब सा लगता है। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अतीत में यूनिवर्सिटी में धीरेन्द्र के बदौलत जो गलत बात सुकन्या के साथ हुई थी, उसके लिए उसके द्वारा औपचारिक माफ़ी मांगे जाने के बाद अब दोनों ऑफिस के लंच टाइम में प्रायः साथ साथ नजर आने लगे। और जब जडेजा ऑस्ट्रिया को 3 साल के लिए रुखसत हुआ तो धीरेन्द्र सुकन्या का पास बन बैठा। उस समय वह शादीशुदा नहीं था और जवानी का उन्माद भी उसमें उफान ले रहा था। चाहने तो वह लगा ही था उसे, उसी क्षण से जब उसकी निगाहें उससे उस वक्त चार हुई थी जबकि वह जडेजा के बुलाने पर उसके चैम्बर में गया था और वहां सुकन्या पहले से मौजूद थी। पर दोनों के बीच नजदीकियां तब बढ़ी जबकि अगुवाई खुद सुकन्या ने की। उस समय वह शादीशुदा थी, पर वैचारिक तालमेल के अभाव में उसकी अपने पति से नहीं बनती थी। धीरेन्द्र ने बस इसी बात का फायदा उठाया और उसने सुकन्या के पति के खिलाफ उसके मन में इतनी कड़वाहट भरी कि उसने अपने पति से अलग रहने का निश्चय कर ही लिया। धीरेन्द्र ने उससे उसके पति से तलाक दिलवाने में भी उसका साथ दिया, क्योंकि वह समझता था कि सुकन्या तलाक के बाद न केवल उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रहेगी बल्कि उचित मौके पर उससे शादी भी करेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। सुकन्या के मन में पुरुषों के प्रति एक प्रकार की जुगुप्सा पैदा हो गई थी और वह बाकी जिंदगी बगैर शादी किए गुजारना चाहती थी। धीरेन्द्र को भी उसके शादीशुदा होने के बारे में तब पता चला जबकि वह उसके प्रेम नागपाश में पूरी तरह बिंध चुका था और तब वह उससे दूर रहने की बात सोच भी नहीं सकता था। सामने चेयर पर बैठी बैठी सुकन्या यह इंतजार करती रही कि कब धीरेन्द्र अपनी ख्याली दुनिया से वापस लौटेगा। उसने आवाज दी, धीरेन्द्र धीरेन्द्र। तो वह ऐसे अचकचाया जैसे कि वह नींद से जगा हो। आए कहते हुए जब वह सुकन्या से मुखातिब हुआ तो वह बोल उठी, आज शाम शशांक ने मालूम नहीं क्यों मुझे पार्टी में बुला रखा है। उफ, तलाक के बाद भी वो मुझसे जोंक की तरह चिपका हुआ है। आखिर वह चाहता क्या है? धीरेन्द्र के तो कान खड़े हो गए। शशांक तुम्हें पहले भी लिफ्ट दे चुका है, तुम उससे दूरी ही बनाकर रहना। वह बड़ा कमीना आदमी है। वह ऐसे बोल पड़ा जैसे कि उसे बिजली का जोर सा झटका लगा हो। सुकन्या ने उसकी बात पर मुंह बिचकाया, पर आज पार्टी में जाकर देखूं तो कि उसका मिजाज क्या है। उसने मुझसे अब क्या उम्मीद लगा रखी है? धीरेन्द्र तैश में खड़ा हो गया। देखो, तुम उसकी पार्टी में कतई नहीं जाओगी। तुम अपना मोबाइल नंबर बदल दो, लाओ मैं उसका सिम कार्ड ही तोड़ देता हूं। ओफ, तुम इतने आवेश में क्यों आ जाते हो? मैंने कह दिया ना कि तुम्हें पार्टी में नहीं जाना है। नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस। पर आज जाना जरूरी है, उसे यह बताने के लिए कि अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। आखिर लोग क्या कहेंगे कि देखो, दोनों तलाक लेने के बाद भी साथ साथ रह रहे हैं। तब धीरेन्द्र उसकी चेयर के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके कंधों को जोर से पकड़ लिया। आज शाम यहां से निकलकर हम पहले लच्छीवाला पार्क जाएंगे, फिर कोई 8 बजे ली ग्रांड होटल, जहां मैंने एक कमरा बुक कर रखा है। कमरे में टेंशन फ्री होने के बाद होटल में ही खाना खाएंगे और तब कोई 11 बजे रात को अपने अपने घर को रवाना होंगे। सुकन्या खींचकर बोल उठी, तुम्हें ऐसा प्रोग्राम बनाने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। इतना कहने के बाद वह झुंझलाकर चैम्बर से बाहर चली गई। शाम को जब दोनों ऑफिस से बाहर निकले तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ड्राइविंग सीट का बेल्ट लगाते हुए सुकन्या बुरा सा मुंह बनाकर बोली, देखो धीरेन्द्र, आज मौसम बहुत खराब है। ऐसा करते हैं कि सीधे होटल चलते हैं, पार्क में तो भीग जाएंगे। तब उसकी ओर झुकते हुए धीरेन्द्र बोल उठा, यही तो रोमांस का सही मौसम है डार्लिंग। रिमझिम बरसात में मिलने का मजा ही कुछ और होता है। बहरहाल पार्क में धीरेन्द्र दूर कोने में बैठे हुए एक जोड़े को अचानक देखकर सामसा गया।
उसने कहा, सुक्कू, सामने जो कपल बैठा हुआ है, क्या वे सविता और अश्विनी नहीं हैं? सुकन्या ने सिर घुमाकर गौर से देखा और एक तयशुदा जवाब दिया, कतई नहीं। सविता को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। वह बरमूडा और टी शर्ट तो पहनती ही नहीं। देखो, उस लड़की का हाव भाव भी बिल्कुल जुदा जुदा सा है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन साथ वाला तो अश्विनी ही लगता है। मैंने तो अश्विनी को कभी नहीं देखा है। बहरहाल वह तुम्हें बार बार देखकर भी तुम्हें हाथ हिलाकर हेलो हाय नहीं कर रहा है। मतलब साफ है, वह अश्विनी नहीं होगा। हाँ, यह मेरा वहम ही है, लिहाजा इससे मुझे क्या लेना देना। वहां चाहे मेरी बीवी बैठी हो या उसके साथ मेरी बीवी का बॉयफ्रेंड। तभी रिमझिम बरसात तेज बारिश में बदल गई। सुकन्या उसकी गोद में से अपना सिर हटाते हुए बोली, अब मुझसे इस बरसात में बैठते नहीं बन रहा है, चलो चलते हैं। धीरेन्द्र अनमने ढंग से उठा। उसका जी अभी भी पार्क में बैठे रहने का कर रहा था। दोनों चलकर बाहर कार तक आए। रात के कोई 10:30 बजे ली ग्रांड होटल के कमरे से निकलकर वे डाइनिंग हॉल में टेबल पर नजर आए। डिनर का ऑर्डर बुक करने के बाद भी दोनों रोमांटिक मूड में थे और उन्होंने अपनी अपनी चेयर एक दूसरे से सटा रखी थी। अपनी सपनीली दुनिया में से वापस आने का उनका मूड नहीं हो रहा था। फिर जब बैरे ने उनकी टेबल पर खाने की थालियां सजाई तो वे अचानक जग से गए। धीरेन्द्र को आश्चर्य हुआ कि पास की ही टेबल पर सविता और अश्विनी भी डिनर उड़ाने डटे हुए हैं। सविता को टी शर्ट और बरमुडा में देखकर उसे बेहद ताज्जुब हो रहा था। उसने सुकन्या से कहा, डियर, सामने देखो। सुकन्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि पार्क में जो जोड़ा बैठा हुआ था वे अश्विनी और सविता ही थे, जो वहां से चलकर यहाँ होटल में डिनर करने आए हुए हैं। धीरेन्द्र खुद को रोक नहीं पाया। वह उठकर सविता के पास गया और उसकी खुशामद की। डार्लिंग, आज इस ड्रेस में तुम बड़ी जालिम लग रही हो। ये बताओ, इस हुस्न के कटार से किसका कत्ल करने का इरादा है? मैंने पहले तुम्हें कभी इस स्टाइल में नहीं देखा। जी करता है कि मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूं। उसे देख भौंचक रह गई सविता बोल उठी, ओह धीरेन्द्र, तुम यहाँ? उसने कहा, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ डिनर कर रहा हूं। तभी अश्विनी निर्विकार भाव से बोला, धीरेन्द्र, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से हमें नहीं मिलाओगे, जिसके लिए तुमने अपनी वाइफ को भी दांव पर लगा दिया है? धीरेन्द्र झेंप उठा। तभी सुकन्या भी उठकर आ गई और सविता से बोल पड़ी, ओए सविता, बड़ा स्मार्ट बॉयफ्रेंड तुमने पाल रखा है, पर यह बताओ तुम इसे छोड़ोगी कब? इसे तो मैं लेकर रहूंगी। मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का इंतजार रहेगा। सविता उसकी बात से चिढ़ सी गई। धीरेन्द्र ने भी मुंह बनाकर सविता की ओर देखा और बोला, अरे सुक्कू, तुम ऐसा कह रही हो? आखिर मुझ में क्या कमी है? उसकी बात पर सभी ठठाकर हंस पड़े, साथ में धीरेन्द्र भी, जिसकी हंसी को जैसे पाला मार गया हो। थोड़ी देर बाद वे होटल से बाहर निकले तो सविता बुरा सा मुंह बनाते हुए धीरेन्द्र के साथ होली, जबकि अश्विनी अकेले चलने को हुआ तो अलग थलग खड़ी सुकन्या से कहा, मैं तो अकेली रह गई, मैं किसके साथ जाऊं? तब अश्विनी ने उसकी ओर देखा तो वो बोल पड़ी, हेलो स्मार्ट बॉय, तुम मेरे साथ आ जाओ। वह अश्विनी के साथ चलने लगी तो धीरेन्द्र ने उसे मुड़ मुड़ कर बार बार देखा। तब शायद उसने इशारे में कहा, मैं यह बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता। तुम अश्विनी का साथ कभी मत पकड़ना, वह अच्छा आदमी नहीं है। भले ही वह मेरी बीवी का बॉयफ्रेंड है, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। उसी ने मेरे और मेरी बीवी के बीच दरार डाली है। सुकन्या चिढ़ते हुए मुस्कुराई और अश्विनी से हाथ मिलाते हुए दूसरी दिशा में चल दी। पर धीरेन्द्र का मूड उखड़ा उखड़ा सा था। वह सोचता जा रहा था कि कहीं अश्विनी सुकन्या का नया बॉयफ्रेंड बनने तो नहीं जा रहा है, क्योंकि उसने खुद यह ऐलान कर रखा है कि मुझे तुमसे अच्छा स्मार्ट बॉयफ्रेंड मिला तो मैं तुम्हें एक पल भी नहीं झेल पाऊंगी। हाँ, नए बॉयफ्रेंड की बाहों में समा जाऊंगी। उसे सुकन्या के इरादे कतई नेक नहीं लग रहे थे। मित्रों, इस अध्याय की कहानी है ना जरूरत से ज्यादा दिलचस्प। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उपन्यास की कहानी गंभीर होती जाएगी,
लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे भी अंतराल आएंगे जहां आप भूल जाएंगे कि यह उपन्यास एक गंभीर कथानक को लेकर चल रहा है। पर अगला अध्याय देखिएगा, आप रंजन बाबू से मिलेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है एंग्री ओल्ड मैन।